हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम अगली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं एडवांस में, आईटी एडवांस की अगर बात करें तो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा था, वहां के क्वेश्चन के कंपेरिजन में थोड़ा इजी होते हैं। हाँ, पावर होती है, पॉइंट में कैलकुलेशन की जाती है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। आगे जब मास डिफेक्ट निकालना सीखेंगे सबके बारे में देखेंगे, लेकिन ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन होते हैं। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न फिजिक्स, photons and its properties, photon counts emitted by a source per second, intensity of radiation, force exerted on a surface due to radiation, और इन सब के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आओ डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई। तो स्टार्टिंग तो पता होगी कहां से हुई थी, याद होगा। आओ बात करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, याद होगी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ये न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी आखिर क्या बताती है? तो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लाइट जो होती वो क्या है? लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स called corpuscles। कॉर्पसल्स इनको कहा गया, ठीक है। मतलब अगर न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है, ठीक है। इसके ठीक बाद कुछ टाइम के बाद आई हाइगेंस वेव थ्योरी, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी क्या बताती है? हाइगेंस वेव थ्योरी बताती है लाइट इज अ वेव, light is behaving like a wave, और इससे हम लोगों ने कई सारे फिनोमेनन को समझा था। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इन सबको देखा। इसके कुछ टाइम बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हुआ और इससे पता चला कि लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ पार्टिकल। फिर से वापस वहीं आ गए। तो अगर पार्टिकल नेचर को न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो रे ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं हम लोग। 28 लेक्चर्स हैं उसके टोटल कंप्लीट हैं। यहां पर अगर हाइगेंस की वेव थ्योरी देखें तो यहां पर वेव ऑप्टिक्स पूरा बनता है। वेव ऑप्टिक्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, टोटल 14 लेक्चर्स हैं। यहां पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि अगेन बताता है लाइट इज अ पार्टिकल, ठीक। लास्ट में अगर हम कंक्लूजन की बात करें, यहां पर अगर मॉडर्न देखें, मॉडर्न व्यू क्या है? मॉडर्न व्यू क्या है? तो मॉडर्न व्यू है लाइट में डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर भी होता है, पार्टिकल साथ में वेव नेचर भी होता है। कुछ फिनोमेनन ऐसे होते हैं जिनको हम पार्टिकल नेचर लेकर के डिस्कस कर सकते हैं, कुछ होते हैं जिनको वेव लेकर के डिस्कस किया जा सकता है। इवन लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सारे के सारे जितने भी पार्टिकल, मैटर पार्टिकल होते हैं, मटेरियल पार्टिकल होते हैं, उनके अंदर भी वेव नेचर होता है। अगर बात करें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, तो इसको यहां से देख सकते हो। यहां पर हम लोगों ने एक फोटो सेंसिटिव प्लेट ले रखी है, मतलब ऐसी प्लेट जिसके ऊपर अगर लाइट का रेडिएशन आकर गिरता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन होता है। वो इलेक्ट्रॉन जाकर के सामने वाली प्लेट से टकराते हैं, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। इससे ये पता चला कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके वहां पर गए, तो लाइट की मदद से किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ना है, जस्ट आइडिया था, इंट्रोडक्शन था कि कितनी चीजों के साथ हमें डील करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा दैट इज फोटोन। फोटोन्स क्या होते हैं? तो अब तो पता चल गया कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो वो किस फिनोमेनन के लिए कैसा रहेगा, उसके लिए हम अगर उसे पार्टिकल मानते हैं तो उसके पार्टिकल के जो छोटे छोटे पैकेट्स होंगे उनको क्या बोलने वाले हैं? तो उनको हम फोटोन बोलने वाले हैं। फोटोन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, आओ देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन एंड क्वांटा कम्स फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू यहां पर लेने वाले हैं हम लोग। Quantum mechanics is the mathematical model that describes the behavior of particles on an atomic and subatomic scale.
मतलब ये एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल पर जाकर के पार्टिकल के डिवीजन के बारे में बात करता है, बिहेवियर उनका बताता है। इट डिमॉन्स्ट्रेट दैट मैटर एंड एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ये बताता क्या है? ये बताता है मैटर हो या एनर्जी हो वो क्वांटाइज्ड है, पैकेट के फॉर्म में चलती है, रेडिएशन पैकेट के फॉर्म में चलता है और कम इन अ स्मॉल डिस्क्रीट बंडल्स, स्मॉल डिस्क्रीट बंडल के फॉर्म में चलता है, जिससे हम यहां पर फोटोन का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। 1900 में प्लांक ने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट को बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, GXUV IMR, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूरा, ठीक है। इसमें ये वाला पोर्शन होता है जो विजिबल होता है, जिसको हम लाइट बोलते हैं। इसकी वेवलेंथ याद होगा 4000 से लगा करके 8000 तक होती है, 8000 तक होती है, और वो किस में होती है? तो वो एंगस्ट्रॉम में होती है, ठीक। इसके लिए हमारी ह्यूमन आई जो होती है वो सेंसिटिव होती है। इज क्वांटाइज्ड एंड एग्जिस्ट इन एलिमेंट्री अमाउंट, कह रहे हैं कि लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्वांटाइज होता है एलिमेंट्री अमाउंट में, जिसको बाद में फोटोन नाम दिया गया। मतलब फोटोन लाइट का वो छोटा से छोटा पार्टिकल है जिससे लाइट मिलकर के बनी है, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजल द क्वांटम ऑफ लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी h हैज द एनर्जी E इज इक्वल टू में h इंटू एफ। क्या बताते हैं? सपोज कोई फोटोन है, वो ट्रेवल कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर f है तो उस केस में उसके पास एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच एफ। अगर इसको हम फर्दर लिखें तो याद होगा, यहां पर हम इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू में एच एफ, या फिर लिख सकते हो HC डिवाइडेड बाय में लैम्डा। इन सब का जिक्र किया गया था रे ऑप्टिक्स में ही, जब स्नेल्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहां देखा था F इज इक्वल टू लिखा जाता C डिवाइडेड बाय में लैम्डा। अगर नहीं याद है तो इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर HC की वैल्यू, यहां पर H की वैल्यू, H क्या होता है? प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो H इज इक्वल टू होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर होता है -34 जूल सेकेंड। अगर बात किया जाए H इज इक्वल टू 4.14 इंटू 10 टू द पावर आता है -15, ये किस में लिखा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में सेकेंड। इस तरह लिखते हैं हम, ठीक है, इसे याद रखना। अब बात करते हैं, कुछ अजम्पशंस ले सकते हैं। तो कभी भी हमें E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो, लैम्डा निकालना हो, या लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हो, E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला है E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू HC को हम अप्रोक्सीमेशन लेकर के चलते हैं 12375 डिवाइडेड बाय में, यहां लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है, ठीक है। और भी ज्यादा जल्दी में है तो ऐसा ले सकते हैं 12400 डिवाइडेड बाय में लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी दी जाती है। अगर ऐसे नहीं, थोड़ा और ऐसा लिखना हो, E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो लेकिन वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में ना हो, नैनोमीटर में हो, तो ऊपर वाले को क्या लिखा जा सकता है? इसे लिख सकते हैं 12, ठीक है, 37.5 डिवाइडेड बाय में लैम्डा इन नैनोमीटर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। इनमें से कोई भी फार्मूला एनर्जी के लिए हम यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। बस ये है कि जब ये 12400 रखेंगे तो इन दैट केस जो वैल्यू आएगी थोड़ा इधर उधर हो सकती है, बट ऑप्शन से मैच कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो चाहे हम H इंटू C पूरा मल्टीप्लाई करा के पूरा रखते चले जाएं, अदरवाइज हम ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। उम्मीद करते हैं कि ये फोटोन के बारे में सारी चीजें समझ में आई होंगी। फोटोन की एनर्जी हम लिख पाएंगे। अगेन देखो, फोटोन में यहां पर फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ आई है, और ये सब किसकी प्रॉपर्टी होती है? तो ये प्रॉपर्टी होती है वेव की। इसका मतलब क्या है? लाइट को अब हम डुअल नेचर लेकर के चलने वाले हैं कि इसे पैकेट भी बोल रहे हैं, मतलब पार्टिकल भी बोल रहे हैं, और उसकी एनर्जी लिखने के लिए हम वेव का भी सहारा ले रहे हैं। इसका मतलब यहां पर लाइट बिहेविंग पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक। आगे क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन में सारी प्रॉपर्टी एक एक करके देखो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है ए सोर्स ऑफ रेडिएशन एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। कह रहे हैं कि कोई भी सोर्स हो रेडिएशन का, वो एनर्जी जो निकालेगा वो फोटोन के फॉर्म में निकलेगी एनर्जी। और एक फोटोन की एनर्जी अभी हमने लिखना सीखा, क्या होती है? HF लिखी जाती E इज इक्वल टू में, ठीक है। एंड दीज फोटॉन्स ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, जैसे कि रे ट्रेवल करती थी, रे ट्रेवल करती थी। रे वैसे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था जब रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती जैसे रे करती थी, स्पीड ऑफ लाइट से करती है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोटोन इज नॉट अ मटीरियल पार्टिकल। कह रहे हैं फोटोन जो होते हैं मटीरियल पार्टिकल नहीं होते, तो क्या है? कह रहे हैं इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। ये केवल एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक।
एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन मीडियम। कह रहे हैं कि ये मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होती, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो अगर हम लिखें E इज इक्वल टू में क्या लिखा जाता है, HF लिखते हैं ना, और हम जानते हैं F इज इक्वल टू में C डिवाइडेड बाई में लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं ना, C इज इक्वल टू में F इंटू में लैम्डा। ठीक है, अगर हम किसी मीडियम में चलने लगे तो वहां पर हो जाएगा V, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं अभी के लिए, V इज इक्वल टू में F इंटू में लैम्डा, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो मीडियम चेंज होने से V और लैम्डा चेंज होंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो ये जो एनर्जी है फोटोन की वो भी चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, आगे आओ। विद चेंज इन मीडियम, मीडियम चेंज होने पर वेवलेंथ, ठीक है, स्पीड ऑफ फोटोन चेंज हो जाती, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। रिफ्रैक्शन में डिस्कशन किया गया था, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो वेव फिनोमिनन से एसोसिएटेड हो, चाहे वो पार्टिकल से, सब चेंज हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने से डेविएट नहीं होने वाले। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है फोटोन कैन कोलाइड विद मटेरियल पार्टिकल्स। कह रहे हैं फोटोन है वो मटेरियल पार्टिकल से कोलाइड कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दीज कोलिजन्स। ठीक है, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहे हैं टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कोलिजन कैसा होने वाला है, कंप्लीटली इलास्टिक, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन होने वाला है। ठीक है, या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, जिसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 होता है, याद होगा फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक, आगे आओ। ए फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। कह रहे हैं फोटोन रेस्ट पर एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स रेस्ट मास इज 0। कैसे, याद होगा, ये फार्मूला लिखा जाता है, यहीं पर बता देते हैं, m इज इक्वल टू में m नॉट डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई में c स्क्वायर। ठीक है, ये m नॉट क्या होता है, रेस्ट मास होता है, और m क्या होता है, तो रिलेटिविस्टिक मास होता है। ठीक है, चार्ज जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी डिस्कशन किया था इसका। तो अगर यहां पर v की वैल्यू c के बराबर कर दोगे तो इसको 0 लिखोगे, इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 0, तो m नॉट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये रेस्ट मास इसका 0 होता है, इसका मतलब रेस्ट पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। इनको हम क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, ये हो गया। ठीक है, आगे आओ, इधर देखो, अगली प्रॉपर्टी क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटॉन। क्या होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटॉन, डिस्कस करो। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वैसे पढ़ा होगा, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। यहां देखो, E इज इक्वल टू में क्या लिखा जाता है, H इंटू एफ लिखा जाता है, और आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, m इंटू सी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो मास यहां से क्या निकल के आएगा, ये आएगा HF डिवाइडेड बाई में सी स्क्वायर। ये होता है फोटोन का मास। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसमें अगला है, फोटोन है मोमेंटम, मोमेंटम होता फोटोन के पास, तो P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा लिखा जाता है इसे। इसका फार्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, H डिवाइडेड बाई में लैम्डा लिखा जाता है, फोटोन का मोमेंटम होता है। ठीक है, इसमें और कुछ बात है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम जो होती है नंबर ऑफ फोटोन प्रेजेंट इन इट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब उस बीम की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, और उस बीम की इंटेंसिटी कम होगी जिसमें नंबर ऑफ फोटोन्स कम होने वाले हैं। इसको हम आगे मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए प्रॉपर्टी थी तो यहां पर लिख लिया। एक क्वेश्चन है, देखो करके बताओ। कह रहे हैं व्हाट इज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 2400 एंगस्ट्रॉम। तो इन्होंने देखो क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है ना, और वो भी दिया गया 12400, और ये किस में दिया है, एंगस्ट्रॉम में दिया है। ठीक है, तो अगर हम यहां से एनर्जी लिखते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए भी फार्मूला देखा 2400 और डिवाइडेड बाय में लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, तो वो भी दे रखा 2400। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका अप्रोक्सीमेशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बोर्ड में लगा रहे हैं तो बोर्ड में आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप यहां पर 12375 जो भी लिखा था वो रखिए, बहुत सही वैल्यू आएगी। ठीक है, बाकी जेईई में क्वेश्चन लगाने के लिए अप्रोक्सीमेशन चलेगा। अगला देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इफ फोटोन फ्रीक्वेंसी f कह रहे हैं फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम हाइट h, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या मतलब है, मान लो हमारे पास ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, इससे h हाइट पर यहां कहीं पर, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, ये h हाइट है,
उस h हाइट पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ की? f है। फ्रीक्वेंसी f है, ठीक है, और इसके पास एनर्जी कितनी होगी? तो एनर्जी क्या लिखी जाती है? hf प्लस कुछ हाइट पर है तो यहां क्या लिखा जाएगा? mgh लिखा जाएगा। ये एनर्जी होगी, ठीक है। hf क्या? hf इस रेडिएशन की एनर्जी जो आ रहा होगा उसका hf होगा, और ये हो जाएगा mgh। यहां की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f डैश है, तो यहां पर f डैश होगा, तो यहां पर एनर्जी अगर लिखने जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? hf डैश, और प्लस में यहां पर लिख देंगे 0, क्योंकि हाइट 0 हो गई है, ठीक है। मास में जो वेरिएशन है उसको हम स्मॉल ले लेते हैं, ठीक है। तो मास में वेरिएशन स्मॉल लेंगे, f वेरिएशन इन मास इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर वेरी स्मॉल हुआ, इन दैट केस क्या लिखेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो यहां से लिख पाएंगे एच एफ डैश इज इक्वल टू में आ जाएगा एच एफ प्लस एम जी एच, ठीक है। अब m की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो पहले क्या करो? f डैश इज इक्वल टू लिख दो इसे f प्लस m की वैल्यू इंटू में यहां पर g इंटू में h। m की वैल्यू क्या लिखते हैं? तो अभी देखो इधर देखा था, यहां पर देखो m की वैल्यू लिखी जाती hf बाई सी स्क्वायर, तो यहां लिख दो hf डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं? सी स्क्वायर लिख सकते हैं। बढ़िया है। यहां से कॉमन कुछ मिल जाएगा, कॉमन क्या मिल जाएगा? f कॉमन मिल जाएगा, कॉमन ले लो। तो कॉमन इसे अगर लेंगे तो यहां पर बन जाएगा 1 प्लस ये क्या बनेगा? f चला गया, h यहां पर, ठीक है, एच एफ ओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पर h से डिवाइड हुआ था, ये वाला देखो एच एच यहां डिवाइडेड बाई एच चला जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये बन गया देखो यहां पर जी एच डिवाइडेड बाई में यहां पर सी स्क्वायर बन जाएगा। आई थिंक देखो एफ डैश यहां से निकल आ रहा है, तो ये हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ 1 प्लस जी एच बाई सी स्क्वायर। यहां पर दो अजम्पशन लिए गए हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने जो मास लिया है उसमें चेंज बहुत कम होगा, तब की बात कर रहे हैं, ठीक। आगे आओ, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फोटोन काउंट्स एमिटेड पर सेकेंड कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं? तो फोटोन काउंट्स एमिटेड पर सेकंड कैसे कैलकुलेट करना? सपोज हमारे पास ये कोई सोर्स है, ये कोई सोर्स है, ये कोई सोर्स हो गया। इस सोर्स की मान लो पावर दे रखी है, दैट इज इक्वल टू पी। आर रेडियस पर हमने एक हाइपोथेटिकल स्फेरिकल सरफेस बनाई है, ठीक। अब हमें करना यह है कि इससे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने पास हो रहे होंगे। तो मान लेते हैं यहां से जो फोटोन निकल रहे हैं उनके लिए लैम्डा हम डिफाइन कर लेते हैं अलग से। तो ये बताओ एनर्जी ऑफ, यहां से बताना एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, फोटोन क्या लिखी जाएगी? तो वो लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा दिया गया है। दूसरा, अगर यहां से लिखा जाए एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, और यहां से अगर हम लिखते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है एनर्जी, एनर्जी में टोटल एनर्जी होती है, ध्यान रखना। यहां पर एरिया इनटू में टाइम लिखा जाता है, तो इसको हम टाइम लिख देते हैं अभी के लिए, तो स्मॉल टी से लिख देते हैं, ये टाइम है, ठीक। अब देखना इंटेंसिटी को क्या लिखा जाता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं, बढ़िया है। एक बात बताओ, यहां से अगर हम बात करें E बाई ए क्या होता है, तो E बाई ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां से निकालना चाहो ET, तो ET क्या निकल के आएगा? I इंटू में A बन जाएगा, या इसको हम ऐसे अभी नहीं लिखना चाहते, इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं अभी के लिए। अभी के लिए हम इसे लिख देंगे, यहां से E बाई टी को लिख देंगे पावर, यहां पर A लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, यहां पर ये I निकल के आ जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ होगा, ठीक है। अगर हम इसको लिख दें I इंटू में A, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू में P बन जाएगा। और P को क्या लिखा जा सकता है? तो P को लिखा जाता है E डिवाइडेड बाई में T, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यहां पर अगर हम पर सेकेंड निकालने चलें, पर सेकेंड सारी कैलकुलेशन अगर हम पर सेकेंड करने चलें तो क्या होगा? यहां से E की वैल्यू क्या निकल के आएगी? E इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू में A। ये E कौन सा है? टोटल वाली एनर्जी है। तो मान लिया कि एक फोटोन की एनर्जी hc है, टोटल की एनर्जी हमारे पास I इंटू ए है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड
पर सेकेंड, पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं इसे? तो इसे लिख सकते हैं यहां पर टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय में एक फोटोन की एनर्जी, ठीक है, E। टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास? I इंटू ए है, I इंटू ए है, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा? तो डिवाइडेड बाय में हम लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा। तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू में I इंटू में A, डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं hc। अच्छा ठीक है, ये बताओ I इज इक्वल टू क्या होता है? P बाई ए होता है कि नहीं? तो P इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर I इंटू ए को P लिख दिया जाए तो लैम्डा P डिवाइडेड बाय में hc लिखा जा सकता है कि नहीं? तो नंबर ऑफ फोटोन काउंट्स इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दो अलग अलग फार्मूले जिससे आपको ठीक लगे कर सकते हैं, ठीक। कुछ और पॉइंट्स आओ, देखो क्वेश्चन एक पूछा गया है, कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन 10 आवर्स पर सेकंड में तो निकाल लेना, 10 आवर्स में निकालना। 60 वाट सोडियम लैंप, लैम्डा दिया गया है। तो अगर हम इस लैम्डा से वैल्यू निकालना चाहें तो E पर फोटोन अगर निकालें, यहां लिख देते हैं पर फोटोन, तो वो कैसे लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी hc अपॉन लैम्डा से, ठीक है। और उसके बाद में कह रहे हैं कि पावर दे रखी है, पावर कितनी दे रखी है? 60 वाट दे रखी है, 60 वाट है। और क्या बोला है? लैम्डा तो दिया ही गया है, लैम्डा दिया गया है, लैम्डा कितना है? 6200 एंगस्ट्रॉम। और टाइम दे रखा है, इस बार टाइम दिया गया है 10 आवर्स। 10 आवर्स का मतलब 10 इंटू में 60, तो ये मिनट हो गए, उसके बाद 60 कर दिया तो ये हो गए सेकंड्स। कितने सेकंड हो गए? कह रहे हैं कितने नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे। तो एक बार इधर आओ, इधर हम ये फार्मूला लगाना चाहते हैं, वहां पर पावर दे रखी है, हम ये फार्मूला लगाएंगे लैम्डा पी डिवाइडेड बाय में hc। तो यहां पर अगर हम लगाते हैं लैम्डा पी डिवाइडेड बाय में, एक मिनट, ये पी ऐसा वाला होगा कैपिटल पी, एक मिनट अब दोबारा लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखो यहां पर हम लिखेंगे लैम्डा पी डिवाइडेड बाय में hc इज इक्वल टू में स्मॉल n लिख देंगे, ठीक। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6200 इंटू में 10 टू द पावर क्या बन जाएगा? -10 बनेगा। पी पावर कितनी है? 60 वाट है। डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं? h की वैल्यू, तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा? -34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बन जाएगा। और साथ में यहां पर साथ में क्या होगा? ये पर सेकंड का फार्मूला था, अगर हमें कुछ टाइम के लिए निकालना होगा तो टाइम कितना दिया गया? 10 आवर्स, 10 मिनट, उसके बाद में सेकंड बन जाएगा। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 6.75 इंटू 10 टू द पावर 24 फोटॉन्स। याद रहेगा? कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो फार्मूला जो निकाला उसका डायरेक्ट यूज कैसे किया जाएगा। आगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कोई सोर्स है, ये कोई सोर्स है जिसकी पावर ले रहे हैं हम P, ठीक है, और ये सामने जाकर के यहां पर गिरती है, इसके बीम, ये बीम जाकर के यहां सामने गिरती है। ठीक नहीं लगा, ये दूसरा बनाओ कोई। मान लो यहां से बीम इस तरह से चलती है, सामने गिरती है ऐसे, ये इस एरिया पर जाकर के गिरती है, इस एरिया पर। इस एरिया को हमने कहा ये कैपिटल A है, ठीक है, इसकी पावर P है। तो अगर इंटेंसिटी निकाली जाए यहां पर, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू, तो इसको लिखा जाता है P बाई ए, और एक इसमें लिखा जाएगा तो ये होगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। पावरफुल बीम बनेगी, यहां से चलेगी, वो इस तरह से चलेगी, इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स भी चल रहे होंगे। तो फोटॉन का काउंट तो करना सीख लिया, लेकिन इंटेंसिटी इस तरह से लिखनी होगी। ठीक, अब एक काम ये करते हैं, मान लो कि आपके पास कोई सोर्स दिया गया है, ठीक है, इसकी पावर यहां पर P दे रखी है, तो यहां R डिस्टेंस पर अगर यहां कहीं पर हाइपोथेटिकल एक हम स्फेरिकल सरफेस मान लें, तो यहां पर जो पावर लिखी जाए, इंटेंसिटी लिखी जाती है, उसको लिखा जाता है P डिवाइडेड बाई में 4 पाई R स्क्वायर। इन सब का जिक्र हमने कई बार किया है। P बाई ए का मतलब 4 पाई R स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ठीक है, कुछ और पॉइंट से फोटोन फ्लक्स क्या होता है आखिर। तो इट इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन अ नॉर्मल सरफेस पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। कह रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कितने फोटोन नॉर्मली जाकर के इंसिडेंट होते हैं किसी सरफेस पर, उसको फोटोन फ्लक्स बोलेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम नंबर ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स, अभी फार्मूले देखें, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकाल सकते हैं। तो इससे निकाला जा सकता है इंटेंसिटी
इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जा सकता है, एनर्जी पर यूनिट फोटोन, एनर्जी पर यूनिट फोटोन, फोटोन, ठीक है। अगर इंटेंसिटी की बात करें तो वो आई लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा, तो यहां से बन जाएगा आई लैम्डा डिवाइडेड बाय में एच सी, इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को, यहां पर हम लिख देते हैं पार पी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं यहां पर एच सी डिवाइडेड बाय में लैम्डा, पर सेकंड की बात हो रही है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे पी लैम्डा डिवाइडेड बाय में एच सी, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये किसमें है, पर सेकंड है, इस बात का ध्यान रखना है। तो पर सेकंड हम चाहे नंबर ऑफ फोटॉन्स इस तरह निकाल लें चाहे उस तरह निकाल लें, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स लिखना हो, मतलब फोटोन फ्लक्स लिखना हो, लिख देते हैं फोटोन फ्लक्स। तो अगर फोटोन फ्लक्स अगर आपको लिखना होगा, इसको फाई से जनरली डिनोट किया जाता है फोटोन फ्लक्स को, वो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ फोटोन, पूरा लिख देते हैं, क्या होगा फार्मूला, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जा सकता है, एरिया। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को स्मॉल एन से लिखते हैं, जो कि यहां पर निकाल सकते हैं इस तरह से, और एरिया लिखा जाएगा, मान लेते हैं स्फेरिकल सरफेस से, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फोटोन फ्लक्स के सारे फार्मूले हो गए। एक क्वेश्चन है, करके देखो, अभी समझ आएगा। कह रहे हैं कि द बल्ब लैंप, ठीक है, एमिट्स लाइट ऑफ मीन वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखी है, तो वेवलेंथ दिया है लैम्डा इज इक्वल टू में कितना, 4500 माइनस 10 मीटर। द लैंप इज रेटेड एट, पावर दे रखी है, क्या होता है, 150 वाट, ठीक है। अब की बार कह रहे हैं 8% ऑफ एनर्जी अपीयर्स एज इमिटेड लाइट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम यूजफुल पावर कहें, यूजफुल पावर, तो यूजफुल पावर का मतलब क्या होगा, पावर जितनी है उसका कितना परसेंट, 8% पावर, तो कितनी पावर है, 150 है, और 8% 8/100 बन जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल करा लो, 120 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 10 इज इक्वल टू में 12 वाट बन जाएगा, ये हो गई पावर, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे कह रहे हैं कि हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड बाय द लैंप पर सेकेंड, तो निकाल लो। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स का भी फार्मूला लिखा है, इधर आओ देख लो, ये देखो फोटॉन्स का फार्मूला लिखा है, ये है, तो पार दे रखी तो हम ये लगा सकते हैं, क्या है ये, तो दिया गया है पी लैम्डा बाई एच सी, तो यहां पर लिखोगे पी लैम्डा बाई एच सी, तो पी की वैल्यू कितनी है, 12 रखेंगे, लैम्डा कितना दिया गया है, 45 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई में 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, यहां बनेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो यहां से n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 27.17 इंटू 10 टू द पावर 18 फोटॉन्स पर सेकेंड मिल जाएंगे। यहां से इजी क्वेश्चंस हैं, बस फार्मूले पता हो तो कर सकते हैं, नहीं भी पता हो तो भी कर सकते हैं। जैसे भी इंटेंसिटी या फिर पावर दी गई होगी उसी के बिहाफ पर हम टोटल एनर्जी लिखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में हम एक फोटोन की एनर्जी लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखा गया है, इससे पता लगेगा थोड़ा चीज और का। कह रहे हैं कि द पावर ऑफ लाइट एमिटेड बाय सन, सन लाइट एमिट कर रहा है, पावर दे रखी है P इज इक्वल टू में कितना 3.9 इंटू 10 टू द पावर 26 वाट। एज्यूमिंग मीन वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू में 6, ठीक है, 1000, तो -10 मीटर हो गई। कैलकुलेट द फोटोन फ्लक्स अराइविंग एट अर्थ परपेंडिकुलर टू द लाइट रेडिएशन, ठीक है, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, अराउंड द सन। आर की जो वैल्यू होती है ना, जैसे मान लो यहां कहीं सोर्स है, तो एक मिनट, यहां कहीं पर अगर सोर्स है तो सोर्स के अराउंड ये वाला जो आर डिस्टेंस लिया जाता है, ये आर डिस्टेंस लिया जाता है, वो आर दिया गया है, कितना है वो 1.49 इंटू 10 टू द पावर क्या है 11 m। तो अगर इंटेंसिटी लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे पावर डिवाइडेड बाय में 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे, तो वो लिखे जाएंगे आई लैम्डा डिवाइडेड बाय में एच सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितने आ रहे हैं। तो आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास
आई दिया गया है p डिवाइडेड बाय में 4 पाई आर स्क्वायर, इनटू में लैम्डा कितना दिया गया है, तो यहां पर लैम्डा बाई एच सी कर देते हैं। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है, पहले पार लिखो, कितनी दे रखी है 3.9 इंटू 10 टू द पावर 26, इनटू में लैम्डा की वैल्यू कितनी है, तो 6000 है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -7 बन जाएगा। बस इतना ही। डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी ये देखो लिखी 1.49 इंटू 10 टू द पावर -+11, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इंटू में क्या लिखा जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, और यहां पर बनेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी नंबर ऑफ फोटोन की। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 4.22 इंटू में 10 टू द पावर 21 फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में इतने फोटोन आपको मिल जाएंगे। ठीक, इजी क्वेश्चन है, बस लगाने का अप्रोच क्या है वो समझ लिया तो समझ सकते हैं। ठीक है, आगे आओ बात करते हैं। अगला कह रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन कितना प्रेशर लगाता है, कितना फोर्स लगाता है, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। क्या है, व्हेन फोटॉन्स फॉल ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस पर अगर फोटोन आकर के गिरते हैं, दे एक्सर्ट अ फोर्स, वो फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, पर यूनिट एरिया फोर्स प्रेशर है ऑन द सरफेस। ठीक है, द फोर्स या फिर प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द सरफेस एक्सपोज टू रेडिएशन इज नोन एज रेडिएशन प्रेशर। ऐसे प्रेशर को हम रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं या फिर प्रेशर बोला जाता है, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। सपोज हमारे पास यहां पर कोई रेडिएशन आकर के गिर रहा है जिसकी इंटेंसिटी आई है, सही है ना, आई इंटेंसिटी है। तो अगर आई इंटेंसिटी होगी, एक मिनट, इसकी इंटेंसिटी अगर आई होगी तो यहां पर हम पावर अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पावर होती है आई इंटू ए, लिखा जाता है ना। तो ये पूरा का पूरा एरिया अगर मान लेते हैं ए है, तो ये पूरा का पूरा एरिया इसके परपेंडिकुलर आ रहा, तो यहां की पावर जो लिखी जा सकती है आई इंटू ए लिख सकते हैं, इंटेंसिटी अगर रेडिएशन की आई है तो। लेकिन अगर यही ऑब्लिक हो कुछ इस तरह का, मान लेते हैं कि ये नॉर्मल के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, सपोज थीटा बना रहा है, तो यहां पर जो लिखी जाती है पावर वो आई तो लिखी जाती है, लेकिन अगर ये इधर इसका परपेंडिकुलर आएगा तो इसके सापेक्ष कितना ले सकते हैं, इसे एक cos थीटा लेना होगा हमें। ये आपको याद रखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं। बस जैसे यहां पर लिखा P इज इक्वल टू आई इंटू ए जब नॉर्मल होता है, और अगर ऑब्लिक होता है तो वहां पर एक cos थीटा आ जाता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल वाला कंपोनेंट लेंगे तो एक cos थीटा जाएगा। इससे रिलेटेड हम लोगों को डेरिवेशंस करने हैं। पहला डेरिवेशन है द रेडिएशन फॉलिंग ऑन अ सरफेस नॉर्मली एंड अब्सॉर्ब बाय द सरफेस। कह रहे हैं कि मान लो कोई सरफेस है सपोज, ठीक है, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर रेडिएशन आके परपेंडिकुलरली गिर रहा है, इस तरह से रेडिएशन आकर के गिर रहा है। ठीक है, इस तरह से रेडिएशन आकर के गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है, आई है। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखना चाहें, हमने कहा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, एक्स जैसा होता है, वाई जैसा होता है, वो सब है। तो यहां पर अगर हम लिखें पी इनिशियल क्या लिख सकते हैं इसे हम, मोमेंटम पी इनिशियल, तो वो क्या लिखा जा सकता है, पी इनिशियल या पी इंसिडेंट क्या लिख सकते हैं, तो वो लिखा जाता है एच बाई लैम्डा। एच बाई लैम्डा होता है ना, तो इसे एच बाई लैम्डा लिखो, एच बाई लैम्डा। और ये किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड आएगा, तो माइनस जे कैप में लिख सकते हैं पी वेक्टर। इसी तरह से जब ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तो खुद सोच के बताओ, एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहां से जाने वाला रेडिएशन तो जीरो हो जाएगा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। तो उस समय पर क्या लिख सकते हैं, फाइनल जो बनेगा मोमेंटम दैट विल बी जीरो वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। एक के लिए बात हो रही ना ये, हाँ एक के लिए बात हो रही। तो अगर हम यहां से चेंज इन मोमेंटम निकालें तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, एक मिनट, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, तो वो लिखा जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल क्या है अपने पास, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो पी फाइनल है जीरो माइनस, इसे लिखा जा सकता है एच बाई लैम्डा इंटू में माइनस जे कैप। तो ये हमारे पास फाइनल निकल के आया एच बाई लैम्डा इंटू में जे कैप। ठीक है, पॉजिटिव आ गया। अब याद होगा अकॉर्डिंग टू
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट आता है, थर्ड लॉ से तो हम बताएंगे कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां से बात करें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो वो होता है एफ वेक्टर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है डेल्टा पी वेक्टर डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी वेक्टर होता है ना। हाँ ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करके लिख दें तो क्या लिखा जाएगा, ये सब पर सेकंड की बात होगी, तो इसे लिखेंगे डेल्टा पी बाई टी, ये होगा 1 फोटोन का, और अगर हम यहां से टोटल n कर दें तो ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। पर सेकंड में अगर होगा तो इसी को n डेल्टा पी वेक्टर लिख सकते हैं। ये किसके लिए होगा, पर सेकंड के लिए होगा, अगर चेंज हम 1 कर देते हैं तो, ठीक है। अब हमें ये f निकालना है, कितना आएगा, तो f वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, n तो बाद में रखेंगे, पहले डेल्टा पी लिख दो, तो वो कितना है h डिवाइडेड बाई में लैम्डा इनटू में j कैप आ जाएगा, बढ़िया है। अब n कैसे निकालेंगे, तो इंटेंसिटी I दे रखी है, तो n क्या लिखा जाता है, I डिवाइडेड बाई में, बोलो I डिवाइडेड बाई में, यहां पर क्या लिखते हैं hc अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा I लैम्डा डिवाइडेड बाई में hc। तो इस तरह से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हैं। अब ये नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां पर पुट कर दें तो हमारे पास f वेक्टर क्या निकल के आएगा, I लैम्डा डिवाइडेड बाई में बन जाएगा hc, इनटू में यहां क्या लिखा गया है h बाई लैम्डा, इनटू में आ जाएगा I कैप। तो f इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से लैम्डा से लैम्डा कैंसिल करवा दो, h से h कैंसिल हो गया, तो I बाई सी आया, देखो चेक करो एक बार, I बाई सी लैम्डा, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में आएगा, j कैप में आएगा। तो ये किस पर फोर्स है, फोटोन पर फोर्स है, तो फोटोन पर फोर्स डाउनवर्ड मतलब अपवर्ड आया, इसका मतलब है कि जो सरफेस होगी उस पर जो फोर्स आएगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो f की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, I बाई सी जे कैप लिख सकते हैं। प्रॉपर डेरिवेशन कुछ इस तरह से करना है, याद होगा फोर्स का फार्मूला जानते हैं, डेल्टा p बाई डेल्टा टी लिखा जाता है, या फिर स्मॉल चेंज के लिए इसे dp बाई dt लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। इस तरह से तो हमने क्या किया, चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, और चेंज इन मोमेंटम निकाल करके लगने वाला फोर्स निकाल लिया। अब ये लगने वाला फोर्स हो गया ना, पावर के साथ अगर इसे रिलेट करना चाहे तो रिलेट कर सकते हैं, प्रेशर भी बता सकते हैं यहां से, इस तरह से ठीक लग रहा तो यही लिखा रहने देते हैं। डेरिवेशन में कुछ टफ नहीं है, इजी है, सिंपल वे में हमने वो पहले मोमेंटम निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ फोटोन निकाल लिए। यहां पर हम नंबर ऑफ फोटोन को पर यूनिट एरिया ना लेकर के एरिया लेकर चले तो IA लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, IA लिखना चाहो तो IA लिख सकते हो, यहां पर A कर लेना और यहां पर A हो जाएगा, ठीक है। और I इंटू A क्या होता है, तो I इंटू A पावर होती है, या अगर ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रेशर क्या होगा, तो F बाई A लिखा जाता है, तो इसको लिख सकते हैं I बाई सी, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो, कोई नहीं। अगर पर यूनिट टाइम लिखना है तो पर यूनिट टाइम तो चल रहा था, पर यूनिट एरिया भी चाहिए तो एरिया की वैल्यू 1 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे आओ, देखो दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस बन सकता है गिरे नॉर्मली लेकिन वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाए। मतलब क्या है, मतलब हमारे पास ये कोई सरफेस है, सपोज ये ऐसा, इस पर रेडिएशन इस तरह से आकर के गिरता है नॉर्मली, ये इंसिडेंट रेडिएशन है जिसकी इंटेंसिटी I है, ठीक है, और एरिया पर गिर रही है तो उसका एरिया A है, ये देखो एरिया A है। तो नंबर ऑफ फोटोन तो पहले लिख लेते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, IA डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, IA लैम्डा डिवाइडेड बाई में इसे लिख सकते हैं HC। एक बार चेक करो, IA लैम्डा डिवाइडेड बाई में HC, ठीक है, IA डिवाइडेड बाई में लैम्डा इनटू डिवाइडेड बाई HC हो गया। अब अगर हम यहां से बात करें इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, PI, तो PI वेक्टर क्या होगा, डाउनवर्ड जा रहा है सब, तो इसे लिखेंगे H बाई लैम्डा और ये माइनस J कैप, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी तरह से लिखें P फाइनल, तो P फाइनल कैसे होगा, तो P फाइनल वापस जा रहा होगा, तो P फाइनल रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगा इस तरफ, तो वापस जाएगा ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव लिखेंगे इसे, तो H बाई लैम्डा ही रहेगा और यहां पर प्लस J कैप हो जाएगा। लैम्डा चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मीडियम नहीं बदला, मीडियम बदलता तो लैम्डा चेंज होता, मीडियम बदला नहीं। अगर हम चेंज इन मोमेंटम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, वो आ जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, वेक्टर फॉर्म में चल रहा है, चलने दो। P फाइनल क्या है, H बाई लैम्डा J कैप, ठीक है, माइनस यहां पर H बाई लैम्डा वो भी माइनस का J कैप है, तो क्या हो जाएगा ये 2
एच बाई लैम्डा जे कैप बन जाएगा, ये डेल्टा पी आ गया। ठीक है, हम पर सेकंड की बात करने वाले हैं, तो पर यूनिट एरिया तो बात करेंगे नहीं अभी बात करते हैं पर सेकंड। तो ये क्या बनेगा, देखो यहां से अगर हम F निकाल लें फोर्स, वैसे फोर्स को क्या लिख सकते हैं, तो F वेक्टर इज इक्वल टू में नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स की वजह से प्रेशर कितना लगेगा, इनटू में डेल्टा पी वेक्टर डिवाइडेड बाय में dt डेल्टा टी। पर सेकंड की बात करेंगे तो t इज इक्वल टू 1, पर सेकंड की बात करोगे तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 लेने वाले हैं हम इसे, यहां बन जाएगा n इंटू डेल्टा पी। n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू है I a लैम्डा बाई एच सी, इंटू में डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 h बाई लैम्डा, इंटू में क्या आ जाएगा, जे कैप आएगा। ठीक है, कौन सी चीजें कैंसिल हो गई एक बार चेक करो, तो F वेक्टर इज इक्वल टू बन जाएगा लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, h से h कैंसिल, ये आ जाएगा 2I a डिवाइडेड बाई में यहां पर बन जाएगा c। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, जे कैप लिख सकते हैं, जे कैप लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर प्रेशर लिखा जाए तो वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया करोगे तो 2I बाई सी आ जाएगा, यहां से लिख सकते हैं। ये कहां लग रहा है, पॉजिटिव x में, वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में, तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन सरफेस, वो क्या होगा, वो डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि अपवर्ड लग रहा तो उस पर डाउनवर्ड लग रहा होगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये F का फार्मूला निकल के आया 2I बाई a। अगर यहां पर I इंटू a को P लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि P क्या होता है, या I इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई a होता है। तो अगर हम P के टर्म में इसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और लगा के लिखना हो F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2P बाई c लिखा जा सकता है। ये किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव y डायरेक्शन में आएगा। तो अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो पूरा डेरिवेशन इस तरह से चलता है, पहले चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, फिर लगाएंगे F इज इक्वल टू में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी फॉर n नंबर ऑफ फोटोन के लिए, तो n से मल्टीप्लाई करा लेंगे, प्रॉपर इस तरह से डिराइव कर सकते हैं इसे। अब इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं कि अगर एब्जॉर्बिंग भी है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी कर रहा है तब क्या लिखा जाएगा। तो उसके लिए सिंपल है, फोर्स का फार्मूला क्या आता था एब्जॉर्बिंग के लिए, तो फोर्स का फार्मूला एब्जॉर्बिंग के लिए आया I बाई सी। ठीक है, I बाई सी आया है, एक बार चेक करना चाहो चेक कर लो। एब्जॉर्बिंग वाले के लिए क्या निकल के आया है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब। ठीक है, हाँ तो देखो I बाई सी निकल के आया है, I बाई सी प्रेशर निकल के आया, तो I a बाई सी लिख सकते हैं हम इसे। तो ठीक है, I a बाई सी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एब्जॉर्बिंग है, कुछ एब्जॉर्ब करता है तो उसका एब्जॉर्बिंग कोफिशिएंट लगा देते हैं, a है सपोज। ठीक है, और अगर हम इसे रिफ्लेक्टिंग का लिखना चाहें एफ आर तो उसे आर लगा सकते हैं, और यहां पर लिखा जाएगा 2I बाई सी, दोनों लिख दिए गए। तो अगर हम टोटल प्रेशर लिखें एफ नेट तो वो क्या लिखा जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एफ ए प्लस एफ आर आ जाएंगे। यहां पर क्या आएगा, याद रखना ए प्लस आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अगर ए की वैल्यू लिखी जाए तो 1 माइनस आर लिखी जा सकती है, क्योंकि दोनों का सम तो एक ही होगा। ठीक है, कंप्लीटली होगा, 100% तो होगा। तो यहां से एफ ए की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, तो इसे लिख सकते हो ए आई ए डिवाइडेड बाई में सी, प्लस यहां पर आर लिख सकते हैं 2I a डिवाइडेड बाई में सी बनेगा। सॉल्व करो इसे, ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं 1 माइनस आर, ठीक है, आई ए बाई सी, और प्लस आर यहां पर 2I a बाई सी रख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करा तो देखो क्या बनता है एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे आई ए बाई सी डायरेक्ट बन जाएगा, माइनस आर टाइम्स बन जाएगा आई ए बाई सी, और फिर लिखेंगे प्लस 2RI a बाई सी बन जाएगा। चेक करो, हाँ ठीक है। अब अगर इसको हम सही से लिख दें तो ये बन जाएगा वो माइनस वो, तो इसे लिख सकते हैं आई ए डिवाइडेड बाई में सी, प्लस 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो RI a डिवाइडेड बाई में सी बन जाएगा। तो आई ए बाई सी को अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस आर निकल के आएगा, ये हो जाएगा एफ नेट। और एफ नेट अगर निकल आया तो प्रेशर निकालना इजी है, क्या होगा प्रेशर, तो प्रेशर निकल के आएगा, इसको ए से डिवाइड कर देना है, तो आई बाई सी आ जाएगा, यहां 1 प्लस आर आ जाएगा। आर क्या है, रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट है, तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ये क्या है आर, कोएफिशिएंट ऑफ
रिफ्लेक्शन, और दोनों 100% होंगे, इसलिए दोनों को 1 लिख लिया है। तो कुछ फैक्टर में रहेंगे, वो कितने से रहेंगे वो निकाल सकते हैं यहां से आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम एफ नेट या फिर पी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना हो सकता है जब ये ऐसा लगेगा, तो ठीक है। तो आर की वैल्यू यहां पर बताई जाएगी, कितना % रिफ्लेक्शन हो रहा है या कितना % एब्जॉर्ब हो रहा है, कोई एक बता देंगे तो दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये तीसरा केस बन गया, इस तरह से कर सकते हैं हम इसे। अब अगर अगला पार्ट बात करें, अगला केस क्या हो सकता है, तो अगला केस हो सकता है नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में अभी बात कर रहे थे हम लोग, ये सारे केस नॉर्मल इंसिडेंस के थे। लेकिन अगर ऑब्लिक इंसिडेंस होगा तो क्या होगा, तो अगला है ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए, ठीक। यहां पर तीसरा केस हो गया, ठीक है। फोर्थ केस इज रेडिएशन फॉलिंग ऑन द सरफेस एट सर्टेन एंगल, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस। देखो कैसा, हमारे पास मान लेते हैं इस तरह से कोई सरफेस है, बना देते ठीक ठीक, ऐसी कोई सरफेस है, इस पर रेडिएशन कुछ ऐसे आकर के गिरता है, इस तरह से रेडिएशन आकर के गिरता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से रेडिएशन आकर के गिरेगा तो हम इसमें ये बोल सकते हैं ना, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा मोमेंटम का, एक इधर जाएगा, तो ये क्या होगा, px होगा और ये होगा py। बढ़िया, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा इसके साथ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो इसके साथ ये एक मोमेंटम ऐसा होगा, एक मोमेंटम ऐसा होगा, ये अगेन वही एंगल बनाएगा, तो px होगा और ये py होगा, ठीक। अब जब इधर की तरफ आ रहा था तो इसने फोर्स इधर की तरफ लगाया, जब जाने लगा तो फोर्स इधर लगेगा। तो अगर रेडिएशन आकर के गिरने लगेगा तो इस पर फोर्स उधर की तरफ लगेगा, और रेडिएशन के रिफ्लेक्ट होने की वजह से प्रेशर इस पर इस तरफ आएगा या फोर्स इस तरफ आएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो Fx = 0 लिखा जाएगा, ऑब्लिक इंसिडेंस होगा तो भी। तो Fy फिर कितना आएगा, तो Fy के लिए अब हमें निकालना पड़ेगा। सपोज ये एंगल कितना है, थीटा है, थीटा एंगल है, कोई एंगल यहां से भी बना लो तो वो भी थीटा आएगा, ये थीटा एंगल है। तो इस केस में अगर हम यहां से लिखते हैं P फर्स्ट, किस P मतलब पहला, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा, PI किस डायरेक्शन का, y डायरेक्शन का, वो क्या लिखा जाएगा, h/λ, h/λ, और यहां पर क्या आएगा, cos थीटा आएगा। क्यों, क्योंकि अब थीटा एंगल बना रहा है यहां पर, तो थीटा एंगल बना रहा है तो इधर थीटा बना रहा है, तो इसका ये वर्टिकल वाला आएगा तो क्या होगा, cos थीटा होगा। तो इस वाले को हम लोग लिख रहे हैं P, तो इधर वाला बन जाएगा P cos थीटा, cos थीटा। तो P बनेगा h/λ cos थीटा, ये किस में बनेगा, -j में बनेगा। और इसी तरह से P अगर फाइनल लिखा जाए y का तो वो क्या लिखा जाएगा, h/λ, और यहां पर आ जाएगा cos थीटा, और इस वाले को क्या लिखेंगे, अपवर्ड होगा तो थीटा ये वाला भी तो बनेगा, तो थीटा ये बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं +j। बन गए। अब अगर हम यहां से डेल्टा P निकाल ले, चेंज इन मोमेंटम, तो वो क्या लिखा गया होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ट्वाइस लिख सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करवाना पड़ेगा, लिख देते हैं अच्छा एक बार, P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो P फाइनल क्या है, ये है, P इनिशियल ये है, 2 गुना हो जाएगा, तो 2h cos थीटा डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं, यहां पर बन जाएगा j। अब अगर हम पर सेकंड की बात कर रहे होंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें निकालने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स तो वही गिरने वाले हैं, तो यहां पर हम अभी के लिए लिख लेते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स n = में IA लैम्डा डिवाइडेड बाय में hc, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोलो यहां से इसे क्या लिखा जाएगा, यहां से जो फोर्स निकल के आएगा, तो F वेक्टर = में नंबर ऑफ फोटॉन्स डेल्टा P डिवाइडेड बाय में डेल्टा T लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए क्या लिखेंगे, IA लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे, hc, यहां पर लैम्डा है तो लैम्डा लिख देंगे, और मोमेंटम में चेंज कितना है, तो चेंज मोमेंटम कितना दिया गया है, 2h cos थीटा डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, यहां से ये लैम्डा निकल के आ जाएगा, कुछ ऐसा, समझ आया, कुछ ऐसा निकलेगा। अब इसमें एक बात देखना, ये किस डायरेक्शन में है, j में है, लैम्डा से देखो ये वाला लैम्डा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, इस h से देखो ये h कैंसिल हो रहा है, बाकी चीजें कैंसिल नहीं हो रही हैं, तो अगर यहां से f लिखोगे तो F वेक्टर = क्या बन जाएगा, IA या 2IA डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, यहां पर c इन 2 में लिखा जाएगा cos थीटा, और ये j आएगा। तो देखो फोटॉन्स पर जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है, इसका मतलब है कि जो बाकी के फोर्स लग रहे होंगे वो डाउनवर्ड लगेंगे। एक मिनट, कलर चेंज करते हैं, कौन सा है, तो यहां पर फोर्स ऑन
सरफेस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में सरफेस पर फोर्स लग रहा होगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ऑब्लिक इंसिडेंस हो या नॉर्मल इंसिडेंस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन का प्रोसेस वही, चेंज इन मोमेंटम पहले निकालेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे फोर्स कितना है, उसके बाद अगर हमें प्रेशर लिखना भी पड़े तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कैपिटल P इज इक्वल टू में, तो इसमें से A हटा दो तो बन जाएगा 2I डिवाइडेड बाई में C, यहां पर बन जाएगा cos थीटा। C यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है, इस बात का ध्यान रखना। और I क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी है जो I से लिखी गई है यहां पर। तो इस तरह से हम रेडिएशन फॉलिंग ऑन सरफेस एट सर्टेन एंगल अगर होता है तो उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। यहां पर किसी पर्टिकुलर एंगल पर आकर के गिरे तो यहां पर ए की जो वैल्यू लिखी जाती है वो ए का प्रोजेक्शन होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो चाहो तो यहां पर cos थीटा लगाना चाहो तो लगा सकते हो। cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा, और नॉर्मल इंसिडेंस होगा 0 डिग्री होगी तो यही वैल्यू आएगी। अभी के लिए लगाना चाहो तो लगा लोगे, तो यहां पर स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा का, यहां पर क्या होगा cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको cos थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, क्यों आया, यहां पर देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालते हैं, आई ए लैम्डा डिवाइडेड बाई में HC लिखा जाता है। ए हो गया ए cos थीटा, तो अब यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएंगे आई ए लैम्डा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई में HC। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम निकाल पाएंगे। अगर रिफ्लेक्शन होने लगे, ये क्या था, रिफ्लेक्टेड थी ना, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस अगर होती है या सर्टेन एंगल पर गिरे और रिफ्लेक्ट करती है वो, तो इतना प्रेशर लगता है। लेकिन अगर यही एब्जॉर्ब करे तो इस लास्ट केस को हम बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। रेडिएशन फॉलिंग ऑन द सरफेस एट अ सर्टेन एंगल एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो मान लो सरफेस कुछ इस तरह से है, ठीक है, कोई सरफेस इस तरह से दे रखी है, मान लो इसके ऊपर रेडिएशन इस तरह से आकर के गिरता है। ठीक है, ये एंगल कितना दिया गया है, लेट्स सपोज थीटा है। तो अगर हम यहां पर P के दो कंपोनेंट लिखें तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दोनों होंगे ना, दोनों में चेंज लिखना पड़ेगा, दोनों एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो यहां होगा ये PX वाला और ये होगा PY वाला। तो अगर हम यहां से लिखें P डेल्टा P चेंज, डायरेक्ट लिखते हैं इस बार, डेल्टा P में चेंज किस डायरेक्शन में होने वाला है, X डायरेक्शन में, तो वो क्या लिखा जाएगा, बाद वाला। तो बाद वाला क्या होगा, इस डायरेक्शन में इधर जा रहा, फिर उधर वाला, तो इसे हम लिख सकते हैं H बाई लैम्डा, यहां पर हम लिखेंगे साइन थीटा और इसको लिख देंगे हम प्लस आई कैप। ठीक है, प्लस आई कैप होगा ना, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा होगा और साथ में क्या लिखने वाले हैं, हम माइनस लिखने वाले हैं। देखो इस वाले में क्या होगा, फाइनल तो 0 हो जाएगा, P X फाइनल माइनस P X इनिशियल, ऐसा लिखेंगे तो P फाइनल तो 0 हो जाएगा, P इनिशियल होगा H बाई लैम्डा, यहां पर साइन थीटा और ये हो जाएगा आई कैप। तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस में निकल के आ जाएगी। तो अगर हम Fx लिखें x डायरेक्शन का फोर्स, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो वो लिखे जाएंगे n इज इक्वल टू आई ए को लिखेंगे a cos थीटा, ठीक है, और इनटू में क्या लिखा जाएगा, आई ए लैम्डा डिवाइडेड बाई में HC, ये हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स लिखे जाएंगे। आओ यहां देखो, तो Fx क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट इज आई ए cos थीटा इनटू में लैम्डा डिवाइडेड बाई में HC, इनटू में आ जाएगा पर सेकेंड इसमें चेंज, तो पर सेकेंड इसमें चेंज आएगा माइनस H साइन थीटा डिवाइडेड बाई में आ जाएगा लैम्डा आई कैप आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो H, ये H कैंसिल हो गया, इस लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। अब बताओ F क्या बना, तो यहां पर जो F X डायरेक्शन में बनेगा वो बन जाएगा यहां से आई ए cos थीटा, आई ए cos थीटा, आई ए cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, तो डिवाइडेड बाई में बन जाएगा C, तो इसको हम डिवाइडेड बाई में C लिख देते हैं। एक काम कर लो ना, हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां पर बन जाएगा आई ए बाई 2C, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। इस तरह से हम Fx डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बता सकते हैं। और अगर प्रेशर बताना हो तो प्रेशर की वैल्यू भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर भी बता सकते हैं यहां से। ठीक है, ए को हटा देना। अब आता है y डायरेक्शन में चेंज कैसे निकालेंगे, तो y डायरेक्शन में सेम काम करना पड़ेगा हमें, डेल्टा P y डायरेक्शन में चेंज, तो वो क्या होगा, फाइनल वाला तो 0 है, इनिशियल वाला क्या था H बाई लैम्डा, वो क्या होगा cos थीटा इनटू में किस डायरेक्शन में था, माइनस j कैप में था, तो ये प्लस आ जाएगा, तो H बाई लैम्डा यहां पर cos थीटा j कैप प्लस में आएगा।
अब अगर हम एफ डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स लिखें तो क्या लिख सकते हैं यहां से, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स वही होंगे आई ए कॉस थीटा इनटू में लैम्डा डिवाइडेड बाय में एच सी, और इनटू में पर सेकेंड मोमेंटम में चेंज यही होगा, तो एच बाई लैम्डा यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा और ये जे कैप आ जाएगा। अब अगर हम इसको फाइनली सॉल्व करें तो देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, एच से एच कैंसिल हो गया, ये आ गया आई ए डिवाइडेड बाई में सी, यहां पर फिर से आ गया कॉस स्क्वायर थीटा जे कैप एफ वाई आ गया। तो इस तरह से हम एफ वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से हम एफ एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहां से हमें मान लो P चाहिए तो P क्या आ जाएगा यहां से I बाई 2C, यहां पर हो जाएगा साइन 2 थीटा, और इस वाले को अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं P यहां का, तो ये बन जाएगा I बाई C, यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेडिएशन अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पर भी आकर के गिरे और वो कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाए तो उस केस में एफ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा उसको इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ये पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। तो ये था हमारा अगला केस जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। यहां पर हमने देखा कि कैसे ऑब्लिक इंसिडेंस के ऊपर प्रेशर का वेरिएशन निकाला जा सकता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, आओ करके देखते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ो। कह रहे हैं कि हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस मस्ट फॉल पर सेकेंड ऑन द ब्लैकेंड प्लेट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फोर्स ऑफ दिस। ठीक, कह रहे हैं कि पूरी तरह से ब्लैक है, इसका मतलब ये अब्सॉर्बिंग होने वाली है। ठीक है, एट व्हाट रेट, रेट तो बाद में देखेंगे, पहले क्या करो यहां पर फोर्स देख लो। तो F क्या लिखा जा सकता है, तो F को लिखा जाता है 2I बाई सी, ये तो लिखते हैं, हाँ 2I बाई सी लिखा जाता है। तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन, ठीक है, लैम्डा, लैम्डा दिया गया है, ठीक है लैम्डा दिया गया है, तो हम इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स n, नंबर ऑफ फोटॉन्स वो कैसे लिख सकते हैं, वो लिखा जाता है आई ए लैम्डा डिवाइडेड बाई में एच सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। कह रहे हैं कि मस्ट फॉल पर सेकेंड ऑन अ ब्लैकेंड प्लेट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फोर्स ऑफ दिस, फोर्स इतना लग रहा है और कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग होगा, तो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग होगा तो फोर्स का फार्मूला भी देखो इधर निकाला है, यहां पर देखो आके कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग होगा बाई रिफ्लेक्टेड बाई, तो कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग के लिए फार्मूला निकल के आया है आई ए बाई सी। ठीक है, आई ए बाई सी, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। तो यहां पर आओ इसे लिख देते हैं आई ए बाई सी, तो ये बन जाएगा आई ए बाई सी। ठीक है, सॉल्व करें इसे हम, तो फोर्स ये तो आ जाएगा फोर्स, इसमें से अगर हमें किसी चीज की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा, ये स्मॉल एन की वैल्यू है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। हमें आई ए नहीं पता तो हम यहां लिख देते हैं आई ए की वैल्यू अगर हम यहां से निकाल लें, आई इंटू में ए इज इक्वल टू में क्या निकल के आएगा, तो यह आ जाएगा एन इंटू में एच सी डिवाइडेड बाई में लैम्डा आ जाएगा। आ गया, सही है। तो यहां पर लिख सकते हैं एन इंटू में एच सी डिवाइडेड बाई में लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, आई ए की वैल्यू, और यहां पर अगेन लैम्डा सी होगा तो इसे एन इंटू एच बाई लैम्डा लिखा जा सकता है। तो एन की वैल्यू यहां से आ जाएगी एफ इंटू में लैम्डा डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, एच होगा। फोर्स कितना लगाना है, कह रहे हैं फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है 6.626, नहीं ज्यादा लिख गए 6, बस इतना ही है। ठीक है, इंटू में 10 टू द पावर कितना बन जाएगा -5, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -7, और डिवाइडेड बाई में एच की वैल्यू होती 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। सॉल्व कर दो, इससे देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो और ये क्या बन जाएंगे 7, ये बन जाएगा माइनस का 12, और इसे लिख देंगे प्लस का 34, ये बन जाएगा 22। तो यहां से हमारा आंसर निकल के आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर में 22 आ गया। दूसरा आगे पढ़ो, कह रहे हैं एट व्हाट रेट विल द टेम्परेचर ऑफ प्लेट राइज इफ इट्स मास इज 19.8 kg एंड स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू दिस। ठीक, तो अगर हम यहां से वैल्यू निकालना चाहें, वैल्यू तो किस चीज से वैल्यू निकाल सकते हैं इसके लिए, तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है एम सी डेल्टा टी।
लिखा जाता है कि नहीं। यहां पर टी क्या होता है, तो टी टेम्परेचर होता है, डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है, डेल्टा टी। ठीक है, कह रहे हैं कि एट व्हाट रेट विल द टेम्परेचर ऑफ प्लेट विल राइज। क्यू की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, तो क्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं hc/λ से, एनर्जी हो जाएगी पर सेकेंड आने वाली। ठीक है, इनटू में नंबर ऑफ फोटॉन्स लिख लें, टोटल एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी इतने, नंबर ऑफ फोटॉन्स टोटल एनर्जी इतनी आने वाली। इसे लिख सकते हैं mc, यहां पर डेल्टा टी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हमें चाहिए पर सेकंड टेम्परेचर कितना वेरी कर रहा होगा, तो ये पर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो यहां से डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू चाहिए इनको, या डी टी बाई डी टी की वैल्यू बोलना चाहो बोल लो, डी टी बाई डी टी, ये इसकी वैल्यू इन्हें चाहिए। तो इसमें जितनी भी वैल्यू है इनकी वैल्यू रख दो 5 × 10⁻22, और यहां पर hc की वैल्यू जानते हैं, यहां पर m की वैल्यू कितनी दे रखी है, कहां गया, 19.8 kg रख दो यहां पर। और स्पेसिफिक हीट दे रखी, हाँ दे रखी है, तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500 यहां पर। ठीक है, हाँ जूल, ये आ जाएगा kg इनवर्स, और ये केल्विन इनवर्स आ जाएगा। तो यहां पर केल्विन इनवर्स, एक मिनट, केल्विन इनवर्स आ जाएगा, यहां पर लिख देते हैं केल्विन इनवर्स। तो इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे यहां से, और फाइनली वैल्यू मिल जाएगी आपको 4 × 10⁻² कैलोरी पर सेकेंड। ठीक, इस तरह से निकालना है। एक क्वेश्चन ऐसा ही है, थोड़ा अलग लेवल का है, आओ समझते हैं क्या है। कह रहे हैं कि एन आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स, ठीक है, कोई आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स है जिसकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स है जिसकी बात कर रहे हैं। सोर्स एनर्जी पावर दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है हमें P है, ये कोई सोर्स है जिसकी पावर P दे रखी है। इज लोकेटेड ऑन एन एक्सिस ऑफ आइडियल मिरर प्लेट। आइडियल मिरर प्लेट का मतलब समझते हो, जितना रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगा कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेगा, ये बहुत अच्छा। द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द प्लेट एक्सीड्स द रेडिएशन ऑफ द प्लेट ईटा फोल्ड, फाइंड फोर्स दैट लाइट एक्सर्ट ऑन द प्लेट। लाइट कितना फोर्स लगाती है इसके ऊपर, उसको बताओ। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करो, इस फिगर को हम थोड़ा अलग बनाते हैं, देखना ध्यान से। मान लो हमने इस तरह से इस प्लेट को बनाया, हमें थोड़ा एलिमेंट लेना पड़ेगा यहां छोटा सा। तो ये सोर्स है, अगर एक एलिमेंट लेना पड़े तो याद होगा डिस्क पर एलिमेंट कैसे लिया जाता है, रिंग एलिमेंट लिया जाता है कुछ इस तरह से, एक रिंग एलिमेंट लिया जाता है। मान लेते हैं इसकी थिकनेस कितनी है, dx है, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, वो x है, और यहां से रेडिएशन यहां पर जाकर के गिरता है एंगल थीटा के ऊपर। तो अगर ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसके लिए याद है प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, 2I/c, यहां पर क्या लिखा जाता है, cos² थीटा लिखा जाता है। ठीक है, ये प्रेशर का फार्मूला, वो फोर्स का फार्मूला है, ये फोर्स का फार्मूला है। ठीक है, तो अगर ये फोर्स का फार्मूला है, छोटा सा फोर्स होगा, dF छोटा सा फोर्स होगा, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। लेकिन अगर हम इसे एक्चुअली लिखना चाहें dF = में, यहां पर क्या होता है, A भी तो रहता है, हाँ A रहता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/c, और यहां पर IA को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और यहां पर लिखा जा सकता है cos² थीटा। लेकिन P क्या होगा, पावर, तो P पावर ये होगी। इसका आर्क देखो कहां बनेगा, समझते जाना, इसका आर्क कुछ ऐसा बनेगा, नहीं बना, दोबारा से, इसका आर्क कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा आर्क बनेगा। तो ये जो आर्क बनेगा इसकी रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं अगर, और ये दे रखा हमें कितना, ईटा टाइम्स r दे रखा है, ये L की वैल्यू है। तो अगर हम यहां से थीटा एंगल पर है, r डिस्टेंस पर ये आर्क लगेगा, उस पर हम इंटेंसिटी लिखना चाहते हैं, तो प्रेशर वहां क्या लिखा जाता है, P। ठीक है, पावर क्या लिखी जाती है, P इंटेंसिटी, या फिर जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो P/, में यहां पर लिखा जाएगा एरिया, या सब लिख दो फटाफट एक साथ, हटाओ इसे, एक साथ सारी चीजें लिखना शुरू करो, एक एक टर्म में नहीं लिखना। यहां पर 2 ठीक लग रहा है, बढ़िया है, यहां पर C ठीक लग रहा है, सही है। I की वैल्यू ठीक नहीं लग रही है, तो इंटेंसिटी लिखी जाती है पावर/, में 4πr² लिख दो। ठीक है, और एरिया लिखना हो हमें, तो एरिया इस रिंग का लिखना होगा जिसको हम लोगों ने कंसीडर किया है रिंग एलिमेंट। तो रिंग एलिमेंट का एरिया क्या होगा, 2πx इंटू में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। और cos² थीटा की वैल्यू अगर लिखेंगे तो cos² थीटा, cos थीटा होता है हाइपोटेनस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस वाले को हम लिख सकते हैं λr/, में λr, एक मिनट, λr का होल² प्लस यहां से यहां तो x² बन जाएगा,
एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बनेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? एक बार दोबारा बताते हैं। देखो फार्मूला तो ये पता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 2ia/c cos स्क्वायर थीटा होता, थीटा एंगल पर अगर रेडिएशन जाकर के गिरता है, क्योंकि अगर यहां नॉर्मल बनाओगे तो थीटा ये भी आएगा, थीटा एंगल पर रेडिएशन गिरा है जाकर के। तो 2/c यहां पर हम i को लिखेंगे p बाई एरिया, तो 4πr², r लगा हुआ है, और यहां पर अगर रिंग का एरिया लिखेंगे तो 2πx dx होगा, और ये हम लिखेंगे cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है लैम्डा r, तो लैम्डा r प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा r की वैल्यू। ठीक, अब इसको पूरा सॉल्व करना है हमें, तो एक बार यही सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये क्या बन जाएगा, 2 ये देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 बन जाएगा 4, तो इस 4 को कैंसिल कर देते हैं, यहां पर बन गया p डिवाइडेड बाई में c, ये आर स्क्वायर कैंसिल हुआ नहीं, तो आर स्क्वायर कैंसिल हुआ नहीं, तो यहां लिख देते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा x, ठीक है, तो ये x बन जाएगा और ये dx बन जाएगा। अभी सब लिखते जाना, यहां पर लिखेंगे ईटा का स्क्वायर r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में, यहां लिख सकते हैं n स्क्वायर या ईटा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बन जाएगा। अब कुछ समझना ध्यान से, यहां पर देखो आर स्क्वायर लिखा है, आर स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस ईटा आर का स्क्वायर रूट, तो यही बन जाएगा सेम, तो ये एक बार है और ये x स्क्वायर ये 2 बार बन जाएगा। तो हमारे पास यहां पर df क्या बना, एक बार फिर से, df इज इक्वल टू, छोटा सा df इज इक्वल टू में p बन जाएगा ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर, जो कांस्टेंट उनको पहले लिख लो, p ईटा स्क्वायर हो गया, p ईटा स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर, रेडियस है उसकी कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में, यहां पर बन जाएगा c। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं c, और राइट साइड में क्या बनेगा, एक मिनट, यहां पर क्या बनेगा, तो देखो ये x रह गया, तो x dx लिख दो, x dx, या फिर पूरा लिखना पड़ेगा हमें, हाँ ठीक है, x dx लिखना है, x, एक मिनट क्या चल रहा है, एक मिनट, x dx डिवाइडेड बाई में, यहां पर क्या आ जाएगा, ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन होगा, एक बार चेक कर लो, सही है, ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां लगेगी, तो बताओ, एक्स कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, कैपिटल आर तक जाएगा, तो 0 से शुरू होगा, कैपिटल आर तक जाएगा। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो हमने टी एज्यूम कर लिया, मान लिया हमने टी है, तो इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां बन जाएगा 2x dx इज इक्वल टू में dt, तो यहां पर हमें चाहिए x dx, तो x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। क्या बन गया, df इज इक्वल टू में, बेसिकली अब df नहीं f हो गया ये, तो हम इसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू में p चलेगा, ईटा स्क्वायर भी ठीक है, r स्क्वायर भी ठीक है, डिवाइडेड बाई में c, तो यहां पर 2c लिख देते हैं, ये 2 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई में, ये बन जाएगा, किस, इसको क्या माना है हम लोगों ने, t माना है, ये t हो जाएगा, सही है, इसको 2 मान लो, या तो इसका 2 मान लो यहां पर, और एक मिनट रुको, 2 ही मानो, ज्यादा अच्छा रहेगा, वैल्यू लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं रूट आ जाएंगे वैल्यू में, ये ऐसा कर लो, तो यहां पर बनेगा 2x dx इज इक्वल टू में 2t dt, 2 से देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t dt, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं, यहां पर कुछ छूटा तो नहीं है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हट जाएगा, r का स्क्वायर करेंगे उसका भी रूट हट जाएगा, ये हो गया हमारे पास, तो 2 बार आएगा ना, हाँ 2 बार आएगा, ये r और ये r मिलकर के 2 बार आएंगे, तो यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो फिर हम नहीं मानेंगे इसे, तो ये अब स्क्वायर हो रहा, तो हम इसको ऐसे ही लिखने वाले हैं, दोबारा से लिखो, तो हम इसे लिख देंगे यहां पर 2x dx इज इक्वल टू में dt, तो x dx इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा, अगेन x dx इज इक्वल टू में बनेगा dt बाई 2, तो हमारे पास f का फार्मूला बन जाएगा p ईटा स्क्वायर
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2c, यहां पर इंटीग्रेशन लगेगा, x dx की जगह पर हम dt लिख देंगे और यहां पर हमारे पास आ जाएगा t का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। लिमिट कहां से कहां लगेगी, तो 0 रखेंगे अगर ना, तो ये लिमिट आएगी ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर, और अगर लिमिट रख देंगे r तो ये हमारे पास आ जाएगा ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देख लो ना यहां रख करके r, तो ये हमारे पास लिमिट बन गई। अब ये बनेगा क्या, p ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2c, ये क्या लिख गया है 2c, ये 2c बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं -1/t, तो लोअर पहले रख देंगे, तो 1 ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर -1 ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्या आएगा फोर्स, चलो आओ देखो इधर, यहां से बनेगा F इज इक्वल टू में P, सही है, ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर ठीक है, डिवाइडेड बाई में यहां पर 2c भी ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा n स्क्वायर, n का मतलब ईटा स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इधर जाएगा ईटा स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर, ये देखो कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाई में यहां पर बन जाएगा ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ये देखो पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो रहा है, क्या निकल के आएगा, तो F इज इक्वल टू आएगा P डिवाइडेड बाई में 2c, ऊपर बन जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में यहां पर आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ईटा स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ये दोनों देखो फिर से कैंसिल हो गए, तो F का फार्मूला आ गया हमारे पास P डिवाइडेड बाई में 2c, यहां पर बन जाएगा 1 प्लस ईटा टू द पावर 2 स्क्वायर बनेगा, इस तरह से बनेगा। एक बार आंसर आओ चेक कर लो, आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है P/2c 1 प्लस ईटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ईटा स्क्वायर, ये इस तरह से फार्मूला आ रहा है। मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप जाकर के हम सारी चीजों को कैलकुलेट करने वाले, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो रहा था तो इस तरह से कर सकते हैं, कोई खास इशू नहीं है। ठीक, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन था। बस फार्मूला याद होना चाहिए कि जो छोटा सा फोर्स लगता है, सॉरी जो छोटा सा फोर्स लिखा जाता है यहां पर, ये जो फोर्स लिखा गया था इधर, ये वाला जो छोटा सा फोर्स लिखा जाता है ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए, वो कितना लिखा जाता है, क्योंकि थीटा एंगल पर अगर गिराएंगे तो रिफ्लेक्ट भी थीटा एंगल पर होगी, नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनेगा। ठीक, याद रख सकते हैं। तो आई थिंक आज के जितने भी ये केसेस थे उनको समझ लिया होगा ठीक से, कुछ इस तरह से सारे केसेस थे। इन केसेस को समझ गए, इंटेंसिटी का डेरिवेशन करना सीख लिया, अलग अलग केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, यहां पर इंटेंसिटी देख ली, इस तरह से इंटेंसिटी का वेरिएशन देख लिया। ठीक है, यहां पर फोटोन फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया, कैसे यहां पर सेकंड फोटोन एमिट होते हैं उन सब के बारे में बात किया, फोटोन की प्रॉपर्टीज देखी। इस पॉइंट के बारे में हम और आगे डिटेल में बात करने वाले हैं जब आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज, यहां पर फोटॉन्स के बारे में पढ़ा, यहां पर इंट्रोडक्शन देखा कि लाइट को हम डुअल नेचर कैसे लेने वाले हैं, स्टार्टिंग कहां से हुई थी, अब हम लाइट को कैसा बिहेव मानते हैं, उसका बिहेवियर कैसा मानते हैं, तो अब डुअल नेचर जैसा बिहेवियर होगा। यहां पर ये सारे पॉइंट्स थे आज क्लास के, जिसको हम लोगों ने यहां पर कवर कर लिए। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, हर्ट्ज एंड लेनार्ड के जो एक्सपेरिमेंट थे वो सब क्या थे, उन सब के बारे में देखेंगे, और जो वहां पर ग्राफ निकल के आते हैं उनको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है उनको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल